हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम बफर सॉल्यूशन और कुछ ऑर्गेनिक की चीजें को तैयार करने वाले हैं। तो आपके डिमांड के ऊपर कि बफर क्या होता है, मुझे पता बहुत से बच्चों को बफर में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो आज उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जो चीज करवा रहा हूँ समझ लेना सारा आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ही ना हो आगे कभी। बट इस बार इसे रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पता है सबको बफर सॉल्यूशन क्या होता है? यस सर। सर जो सर अपने पीएच पीएच का पीएच कांस्टेंट रहता बदलता है। नहीं है सर, कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर कुछ हाँ, डाल भी दे, जैसे बेस अगर डाल दिया हल्का तो फुल्का, हो जाएगा। यस यस, अगर हल्का फुल्का एसिड या हल्का फुल्का बेस डाल देते हैं तो बफर सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलता, ठीक है। यानी कि उसका पीएच वही रहेगा, चाहे आप थोड़ा सा एसिड मिला रहे हैं या फिर थोड़ा सा बेस मिला रहे हैं, उसका पीएच नहीं बदलेगा। दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों होता है? हम सोचेंगे एसिड मिलाएं तो भाई वो एसिडिक हो जाना चाहिए सॉल्यूशन, बेस मिलाएं तो बेसिक हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है जो उसको रेजिस्ट करती हैं उसका पीएच बदलने में। हमारा ब्लड भी बफर सॉल्यूशन होता है, 7.4 पीएच होता है बफर का, ठीक है। 7.4 ही बना रहना चाहिए, या इससे ऊपर हो जाए, हल्का सा 7.5 तक चला जाए, बहुत अच्छा है। बेसिक ब्लड बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको कोई भी चीज अगर काटती है, जैसे आपको अगर हनी भी काटती है तो स्वेलिंग नहीं होगी, मच्छर आपको काटेंगे नहीं, बहुत सारे फायदे होते हैं बफर सॉल्यूशन के, ठीक है। तो हमारा ब्लड बेसिक रहना चाहिए। आप लोग जो खाना खाते हो, एसिडिक खाना होता है, जितनी भी चीजें चाइनीज वगैरह जो भी चीजें खाते हैं ना, चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा और ये जितने भी हैं, जो भी आप लोगों को तले हुए चीजें लगती है, सब एसिडिक होती हैं। तली हुई चीज जनरली एसिडिक हो जाती है, चाहे वो आप घर पे बना रहे हो तब भी, याद रख लेना। तो हमें झरने का पानी पीना चाहिए, पानी बेसिक होना चाहिए, वो हल्का सा बेसिक। पानी का पीएच जो है वो 8 पीएच तक भी चलेगा। यानी हम लोग न्यूट्रल पानी पीते हैं ना, सैमन वाला, 8 पीएच तक अगर पानी का पीएच हो वो ज्यादा अच्छा होता है न्यूट्रल के बजाय, आपके ब्लड सर को बेसिक झरने का बनाता है। पानी में कितना पीएच होता है? वो 7 से ऊपर होता है बेटा, 7.5 के आसपास होता है झरने का पानी, ठीक है। दूसरी चीज, झरने का पानी का ये फायदा होता है, झरना ऊपर से जब नीचे पानी गिरता है तो पानी का जो क्लस्टर है, पानी भी बॉल्स की फॉर्म में होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल बॉल की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। 15 से 20 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो अगर जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो क्लस्टर टूट जाता है, 15 से 20 की जगह 5 मॉलिक्यूल्स का गुच्छा रह जाता है। और 5 मॉलिक्यूल मतलब छोटा मॉलिक्यूल हो गए, 5 का गुच्छा छोटा हो जाएगा। तो छोटा मॉलिक्यूल पेनिट्रेशन ज्यादा करेगा, जल्दी अब्सॉर्ब होगा, जल्दी आपकी रिएक्शंस जल्दी करवाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना, समझ गए। तो इस तरह से झरने का पानी काफी बेनिफिशियली था। लेकिन आजकल हम झरने का पानी तो नहीं पीते हैं, पी भी नहीं सकते हैं। आरओ का पानी मिलता है, उसके अंदर भी क्लोरीन मिली हुई होती है ना। तो ये सारी चीजें, और ऊपर से हम फूड भी एसिडिक खा रहे हैं, इसीलिए बीमारियां जो है ज्यादा आती हैं। तो कोशिश कीजिए फ्रूट वगैरह खाते रहिए, अच्छी चीजें खाते रहिए, ठीक है। फ्रूट, रॉ मटेरियल्स में फ्रूट, सब्जियां बेटरली खाइए, दूध पीजिए। ये चीजें आपके ब्लड को बेसिक बनाती हैं। इसके अलावा बेसिक बनाने के लिए कमाल का एक रेमेडी है, पानी। पानी के अंदर नींबू, जो कि एसिड होता है, नींबू के अंदर मीठा सोडा, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, कौन सा होता है? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सर दैट खूब इज हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट। NaHCO3, मीठा सोडा जो होता है खाने वाला, है ना, जो सब्जी वगैरह में डालते हैं। तो हल्का सा, मतलब 1/4 चम्मच, और एक नींबू निचोड़ लीजिए गिलास में, सुबह सुबह गुनगुने पानी में डेली इसको पीजिए। आपका 6 महीने में, साल में ब्लड का पीएच अच्छा होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, बेसिक होने लग जाएगा, और काफी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ये होता है भाई बफर का कमाल, यानी पीएच जो है वो उसको रेजिस्ट करता है, किसी भी तरह से पीएच को बदलने नहीं देता। तो टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन, अब सिंपल में थोड़ी आपको कंफ्यूजन होने वाली है, फिर उसके बाद में आएगा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर के अंदर एसिडिक या बेसिक बफर होता है, बहुत आसानी से समझ में आता है। एसिडिक बफर मतलब जिस बफर का पीएच एसिड हो, मतलब 7 से नीचे हो, और जिस बफर का पीएच जो है वो बेसिक हो, यानी कि 7 से ऊपर हो, वो बेसिक होगा। तो ये सिंपल वाला क्या फंडा है? सिंपल वाले को आप लगभग न्यूट्रल मान सकते हैं क्या? वैसे यस तो सर। इसे न्यूट्रल कहा जा सकता, बट ये न्यूट्रल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसमें एक कंफ्यूजन है, क्योंकि न्यूट्रल बफर, हम एसिडिक और बेसिक बफर के बीच में कहीं न्यूट्रल बफर भी बना सकते हैं, सिंपल वाले में भी न्यूट्रल बन सकता है, लेकिन सिंपल वाला एसिडिक या बेसिक भी हो सकता है। तो फिर सिंपल वाले को अलग क्यों निकाला, उसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई ये सर वो टाइप होते हैं। थोड़ा बहुत ही होता है, ज्यादा सर नहीं होता इसका उसमें। एक फॉर्मूला भी था सर, वो भी बता देना बफर की पीएच निकालने का। अरे आगे आएगा बेटा, सब कुछ करेंगे, मत घबराइए, ठीक है, आगे आएगा। अब वो क्या कह रहे थे आप? एक और स्टूडेंट कुछ बोल रहा था। सर मैं बोल रहा था थोड़ा बहुत ही इसमें फर्क होता है, अदरवाइज जो सिंपल होता है वो कांस्टेंट ही होता है। हाँ, कह सकते हैं सिंपल लगभग न्यूट्रल सा होता है, हल्का फुल्का एसिडिक या बेसिक हो सकता है, तो इसको न्यूट्रल माना जा सकता है, ठीक है। बट एट लीस्ट डिपेंड करेगा, इसको न्यूट्रल इसलिए इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो भी सिंपल बफर क्या होता है, बहुत आसान होता है सिंपल बफर। इसका फॉर्मूला ये देखिए, ये रहा,
यस यशवीर बेटा समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है, सर ये चीज- हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला नहीं था? किसका? हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है कुछ कुछ, लेकिन उन वो फॉर्मूले से डिराइव्ड करके कुछ बना है बेटा, ठीक है, ये सीधा नहीं है आपके लिए, ये फॉर्मूला सिंपल बफर का ही है, याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस का सर। नहीं है, ये वो अलग मैटर है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है अभी, एक्वा सॉल्यूशन का वीक एसिड और वीक बेस, बस दोनों को मिला दो, वीक एसिड और वीक बेस, बस इतना याद रखना, कुछ भी नहीं करना, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस कौन से होते हैं, अब जरा वो देख लीजिए, वीक एसिड वीक बेस कौन से हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, बिल्कुल है, ठीक है। वीक बेस क्या है, NH4OH वीक बेस है, तो NH4 पॉजिटिव आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव आ गया, कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोजाइलेट आयन आ गया, है ना। तो ये दोनों से मिलकर जो साल्ट बना, साल्ट है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक एसिड वीक बेस से तो साल्ट बनेगा, ये साल्ट बन गया, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया, प्लस NH4 पॉजिटिव और HCN एक वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है, और NH4 पॉजिटिव, ऑब्वियस NH4OH जो होगा वो बेस होगा। फिर AgCN, HCN प्लस AgOH बोल सकते हैं आप, क्लियर है। तीनों एग्जांपल, सबसे पहले तीनों एग्जांपल रट्टा लगा लेना, क्यों भूलते हैं बच्चे, एग्जांपल्स याद ही नहीं होते। दो ही चीजें याद करनी है, वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बनेगा, वीक एसिड वीक बेस दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते हैं, हम बोलें कि वो साल्ट बन जाएगा कंप्लीटली, नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसा होगा। यस क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब देखिए इसका पीएच कैसे निकालते हैं अभी, pKa हाफ pKa हाफ pKb, ये दोनों का हाफ हाफ, ये दोनों आपस में माइनस होते हैं और प्लस में 7 हो जाता है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला है, जस्ट लर्न कीजिए, इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे बना था, वरना फिर वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर डेप्थ में जाना है ये कैसे बनता है कैसे है, तो आप 11th के लेक्चर भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ से कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। हालांकि वहां पर भी कोई फायदा नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला ही लास्ट में याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट बी थिंक कि भाई ये हमें डिटेल में करना है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, डिटेल में सिर्फ वो याद ही करना पड़ेगा, डेरिवेशन भी याद करनी पड़ेगी, लास्ट में फॉर्मूला ही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला ही काम आता है। तो देखिए अब होता क्या है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो मैं इसको ना थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव आयन प्लस वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं इसको ना ऐसे लिखने की बजाय ये लिख रहा हूँ, ये ध्यान दे लेना, CH3 COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस में H पॉजिटिव, प्लस में NH4 पॉजिटिव, प्लस में OH नेगेटिव, ये समझ में आया अभी सबको? यस सर। ऐसे लिख रहा हूं, अब क्या ये इस फॉर्म में होते हैं, ये इस फॉर्म में भी होते हैं, इस फॉर्म में ही नहीं होते, इस फॉर्म में भी होते हैं, कारण देखो ये दोनों वीक एसिड है, तो आपको क्या लगता है ये दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको? बिल्कुल मिलेंगे। ये दोनों वीक बेस है, तो वीक बेस क्या इकट्ठा नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल ये भी इकट्ठा मिलेगा, मिलेगा ना, ये समझ में आ गया होगा। तो यानी कि दोनों फॉर्म में मिलता है, ये मत समझना कि सिर्फ ये दोनों टूटे हुए फॉर्म में मिलते हैं, जुड़े हुए फॉर्म में भी मिलते हैं, डिसोसिएटेड एसोसिएटेड दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसमें, ये कैसे बफर का काम करता है, जब हम इसमें H पॉजिटिव आयन मिलाते हैं तो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन मिलाएंगे तो ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। यस सर। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो फिर वो क्या करेगा भाई, वो इसके साथ जल्दी जुड़ेगा, जल्दी जुड़ेगा तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा वापस। तो यानी जो कंसंट्रेशन बढ़ी थी वो नेगेटिव आयन ने न्यूट्रलाइज कर दी, समझ में आ गया? यस सर। थोड़ा सा H पॉजिटिव आयन मिलाने पर ऐसा होगा, ज्यादा मिला दिया तो फिर ऑब्वियस है वो एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब जरा दूसरा, अगर NH4OH, ये भी कुछ काम करता है, बिल्कुल ये भी कुछ काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो OH नेगेटिव आयन है ना, अगर आपने H पॉजिटिव आयन बढ़ाया था तो OH नेगेटिव आयन भी तो H ले सकता है, यस। तो ये वाटर बना देगा, OH नेगेटिव आयन H लेगा तो वाटर बना देगा, यानी ये भी H एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी H एक्सेप्ट कर सकता है, सीधी सी बात है, हमारे पास बस दो ये आयन दोनों स्टेबलाइज करके रखते हैं सॉल्यूशन का पीएच, हाँ, मतलब दोनों ये आयन क्या सॉल्ट है, जो बने हैं H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं दोनों आयन्स, ठीक है। तो इस वजह से H पॉजिटिव आयन तो हो गया न्यूट्रलाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस देखिए, अगर OH नेगेटिव आयन बेस डाल दूं तो बेस को कौन ले सकता है भाई, बेस को ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है ना जो ऑलरेडी था इसमें। या फिर आप यूं कह लें, इन्होंने जो दिखा रखा है, देखो क्या दिखाया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके नेगेटिव आयन और वाटर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। या फिर अगर हमने OH डाला था तो NH4 पॉजिटिव जो था वो OH के साथ में जुड़कर फिर से NH4OH बना सकता है। यस क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से क्या बेटा, दोबारा क्लियर है। ठीक है।
तो देखिए सर वो जो इक्वेशन दी है CH3CO नेगेटिव और H2O उधर ऊपर, उसमें NH4OH कैसे आ गया प्रोडक्ट में जब वो है ही नहीं रिएक्टेंट? अरे बेटा ये ऐसा नहीं बता रहा, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा। ये क्या कह रहा है, ये ऐसा नहीं दिखा रहा है कि ये कहां से आ गया, ये कह रहा है कि ये हमारे सॉल्यूशन में है, बिल्कुल है, ये भी हमारे सॉल्यूशन में है, बिल्कुल है, ये भी हमारे सॉल्यूशन में है, बिल्कुल है, OH नेगेटिव आयन भी हमारे सॉल्यूशन में है, बिल्कुल है। तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है, ये इक्वेशन आपको कंफ्यूज करेगी। लो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, बात ही खत्म। देखिए ये 4 आयंस हैं आपके सॉल्यूशन में, ये चारों आयंस, क्लियर है। और इन चारों आयंस के साथ में सॉल्यूशन में ये 2 आयन भी हैं, ये वाले 2 भी हैं भाई, ये वाले 2। इतना याद रखो कि ये वाले 2 आयन नहीं, सॉरी मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल और प्लस ये 4 आयंस, ये आपके सॉल्यूशन में है कि नहीं, इतना तो मान रहे हो? यस सर। बस इन्हीं का खेल है सारा, वो दोनों मॉलिक्यूल और ये 4 आयंस, ये सारी चीजें 6 के 6 चीजें सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी, आयनिक फॉर्म में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा टूटता है, वीक एसिड वीक बेस के साल्ट में थोड़े थोड़े टूटेंगे, है ना, तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होने वाले, तो इसलिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होंगे, आयनिक फॉर्म में भी होंगे। तो 4 आयन और 2 मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट आपके सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में अगर आपने H पॉजिटिव डाल दिया तो वो जो आयन है नेगेटिव आयन वाला वो H को ले लेगा, क्योंकि वो लेने के लिए तैयार बैठा, वैसे भी वीक है वो, उसको H चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज अगर OH डाल दिया तो OH क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन कर लेगा तो वो फिर से वाटर बना देगा, इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। समझ में आ गया, ये दोनों केस समझ में आ गए आपको? Yes, यस sir. सर। तो बफर ऐसे काम करता है, थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो उसको न्यूट्रल कर देगा, थोड़ा सा बेस डालेंगे तो उसको न्यूट्रल, बहुत ज्यादा डाल देंगे तो इनकी कंसंट्रेशन फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वो पक्के तौर पर एसिडिक या बेसिक हो ही जाएगा। तो ये होता है भाई बफर, सिंपल बफर, वीक एसिड वीक बेस, सीधी बात, ठीक है। एग्जांपल याद रखिएगा, एवरीथिंग एल्स। मिक्स्ड बफर, अब मिक्स्ड बफर में हमने किया था एक एसिडिक बफर होता है। एसिडिक बफर देखो क्या होता है, ये उल्टा है थोड़ा सा एसिडिक बफर में। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एसिडिक बफर में एसिड वीक होता है, एंड साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि साल्ट होता है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? शायद नहीं आएगा। देखो ये रहा वीक एसिड और ये रहा साल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में सर आ गया? इसका फॉर्मूला अभी शायद आ रहा है Yes, समझ sir. में? तो देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग आ बेस का गया। साल्ट, पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट क्या होता है, COONA। सर स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है, ये लेकिन ना मतलब बहुत इसका स्ट्रॉन्गली कंसेंट्रेशन डिसोशिएट pH होता है। डिपेंड करता है। हाँ देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्गली डिसोशिएट होता है, मतलब ये आसानी से CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बना देगा, और इस Na पॉजिटिव को बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। पता किसी को स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? सर ये सिर्फ मतलब सॉल्यूशन में होते हैं, लेकिन ये पार्ट नहीं ले रहे होते एक तरीके से, बस मतलब देखने का ही काम करते हैं एक तरीके से। स्पेक्टेटर आयन का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, वो आयन जो बस बैठा रहता है, ऑब्जर्वर जिसे बोल सकते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस वहां है, बस वो है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता, वो देखता रहता है। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में बैठे जरूर हैं लेकिन ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी टीचर क्या करवा रहा है, वो स्पेक्टेटर आयंस है हमारे, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, वो बस बैठे हैं क्लास में। तो भाई यही होता है स्पेक्टेटर आयन। तो स्पेक्टेटर आयन मतलब सोडियम पॉजिटिव आयन है, वो अलग हो जाता है और दोबारा कभी किसी रिएक्टेंट में घुसता नहीं है, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको तो बिल्कुल अलग समझ लो, ठीक है। ये आयन प्लस वीक एसिड, ये दो ही चीजें होती हैं अपने पास। वीक एसिड क्या करता है, वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है हल्का सा, और नेगेटिव आयन भी बनाता है, तो नेगेटिव आयन तो ऑलरेडी अपने पास और बना भी रहा है वो। तो इस तरह से सिर्फ यही कॉम्बिनेशन होता है, सिंपली आप ये समझ सकते हैं दो आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो भाई स्पेक्टेटर आयन भी पता लग गया होगा, तो स्पेक्टेटर आयन मतलब जो सर पार्टिसिपेट। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एनी बेस? स्ट्रॉन्ग बेस बताता हूं बेटा, देखो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हुई थी जिसको बनाने के लिए हमने क्या किया था, CH3COH प्लस NaOH, ठीक है। अब देखो ये तो है वीक एसिड, ठीक है, और प्लस में ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब इन दोनों से क्या बना, इन दोनों से हमारे पास बन गया CH3COONA, यस साल्ट बन गया, साल्ट है ये। यस साल्ट किस चीज का है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस और सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, ठीक है, प्लस वाटर बनेगा, Yes, sir. ठीक है। ये H और ये OH वाटर बनाएंगे, सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो
अब अगर मैं ये करूं कि जितना मैंने बेस डाल रखा है, इन दोनों की मोलैरिटी 1 1, ये 1 डाल रखा है बेस 1 मोल, और ये मैंने 3 मोल डाल दिया, सपोज डाल दिया 3 मोल, तो होगा क्या, यहां पर इस साल्ट के साथ प्लस में 2 मोल अभी ये मेरा एसिड बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? Yes, sir. तो देखो बन गया मेरे पास, क्या बना, वाटर तो वाटर है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये बन गया, तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साल्ट बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, और ये मेरे पास वीक एसिड आ गया। तो वीक एसिड प्लस, मतलब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड डाल देते हैं एक्सेस में, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड डाल देते हैं एक्सेस में, बन गया अपना बफर, एसिडिक बफर। वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में डालते हैं, इस वजह से बफर एसिडिक है, क्योंकि बेस तो सारा न्यूट्रलाइज हो चुका है। क्लियर है भाई ये बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये कुछ ऐसे बनता है। तो ये अब देखो, अब आपको सीधा समझ में आ गया होगा, लेकिन याद रखने लायक कहानी तो सिर्फ ये है कि ये दोनों होते हैं बस, ठीक है। अब याद कैसे रखते हो, चाहे आप इस इक्वेशन के थ्रू याद रख लो, वो आपकी चॉइस है। अब होगा क्या, वीक एसिड हमें पता है डिसोशिएट होता है 2 हिस्सों में, बिल्कुल ठीक है। और जो साल्ट है वो तो परमानेंटली, देखो इसमें इन्होंने दिखाया है कि एरो आगे पीछे जा रहा है ना, और इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये इक्विलिब्रियम में पूरी रिएक्शन हो जाती है, पूरी हाँ। रिएक्शन डिसोसिएशन। क्लियर है ना? और Yes, फिर sir. हमारे सॉल्यूशन में फिर क्या होता है, अब जरा ये देखो, हमारे सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन होता है, बिल्कुल होता है नेगेटिव आयन, ये रहा, प्लस ये भी तो है क्योंकि बैकवर्ड में भी जा रहा है, तो ये है, बेटा माइक ऑफ रखिए अपना, ये है, प्लस H पॉजिटिव है क्या सॉल्यूशन में, हो सकता है H पॉजिटिव भी हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है। Na पॉजिटिव वो स्पेक्टेटर आयन है, उसे बाहर कर देना। बेटा किसका माइक ऑन है? चंदन। सर मतलब H पॉजिटिव के अलावा कोई भी होगा उसको स्पेक्टेटर बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा स्पेक्टेटर होता सर क्या है, जो ये participate तो नहीं कर रहा। रिएक्शन में देखने के बाद पता चलेगा ना कि हमने कई सारी चीजें डाली और Na+ किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, तब हमने मान लिया कि करेगा ही नहीं। बिल्कुल बेटा, यानी कि आपको वो देखना होता है कि वो एक तो अलग रहे, सोडियम पॉजिटिव अलग रहता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। H पॉजिटिव तो जुड़ जाता है, फिर से जुड़ जाता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के नेगेटिव आयन से। H पॉजिटिव तो जुड़ जाता है क्योंकि वीक एसिड है वो, तो जुड़ भी जाएगा, वापस हट जाएगा, वापस जुड़ेगा, तो वो तो खेलता रहेगा, वो तो आगे पीछे चलता रहेगा, वो ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, तो ये दोनों तो आगे पीछे चलते रहेंगे। लेकिन ये एक बार टूटने के बाद सोडियम इससे नहीं जुड़ता, और सोडियम इधर इससे भी रिएक्शन नहीं करता, सोडियम किसी से रिएक्शन नहीं करता, फिर तो सोडियम इसलिए बिल्कुल अलग रह जाता है क्योंकि वो रिएक्शन में रिएक्शन ही नहीं करता, किसी से पार्टिसिपेट ही नहीं करता। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो स्पेक्टेटर आयन यानी आपको याद रखना है कि जो सोडियम होता है वो सबसे अलग रहता है। ये लर्न रखने की बात है, जब आपको एसिड याद रह जाते हैं ना, एसिड बेस, और कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कौन सा पूरा टूटेगा और कौन सा कम टूटेगा, तभी आपको आगे का मैटर समझ में आता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बोला कि इसको याद रखना एग्जाम्पल को, कि सोडियम आयन अलग हो जाता है स्पेक्टेटर है, या एक बार याद हो गया फिर याद रहेगा, नो वरी, है ना। तो अब आगे देख चलते हैं भाई, तो ये वीक एसिड और ये कंजुगेट बेस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एसिड का H पॉजिटिव आयन हटने के बाद में वो कंजुगेट बेस रह जाता है। नेक्स्ट देखिए अब जरा, अब केस 1 केस 2 में क्या होगा। केस 1 में बफर एक्शन के अंदर H पॉजिटिव आयन अगर मैं डालता हूं तो नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, न्यूट्रल हो गया। यस, क्लियर Yes, है। sir. दूसरा केस देखिए अब जरा, केस 2, अगर मैं OH नेगेटिव आयन डालता हूं तो भाई ये एसिड भी तो था मेरे पास पहले से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आयन है, एसिड भी है, तो OH नेगेटिव आयन के साथ में क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करके वाटर बना देगा, ये भी न्यूट्रल हो गया। यस और नॉट? Yes, sir. तो यानी मेरा क्या हो गया, बफर बन गया ना सॉल्यूशन, तो ये बफर बन गया, बात खत्म है। अब बात करते हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच, बफर सॉल्यूशन एसिडिक का पीएच कैसे निकालते हैं। तो पीएच देखो भाई, यहाँ थोड़ी सी डेरिवेशन दिखा रखी है, मैं सीधा आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, डेरिवेशन बाद में देखेंगे। पीएच क्या होता है, pKa प्लस लोग साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। साल्ट की जगह आप कंजुगेट बेस लगा सकते हैं, एक ही बात है, यानी कि हमारा जो CH3COONA था ये साल्ट था, अब Na क्योंकि स्पेक्टेटर आयन है तो वो तो अलग हो जाएगा, तो बचेगा तो सिर्फ ये, तो यानी मैं इसको कंजुगेट बेस बोलूंगा। सर इनके क्वेश्चंस है क्या आगे? हाँ बेटा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस हैं, बता देता हूँ, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला के बेस, सीधा फॉर्मूला लगता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस कह लो, चाहे डिवाइड में एसिड। एसिड हमें पता है दो ही तो चीजें होती हैं, कंजुगेट बेस प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड COOH,
तो इसकी कंसंट्रेशन और Yes, इसकी sir. कंसंट्रेशन अगर आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, इसका log निकाल लो और pKa के अंदर जोड़ दो, जो भी pKa जो एसिड का pKa आया था उसके अंदर जोड़ एंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। पीछे वाले में क्या था, पीएच पीछे वाले में क्या था, याद है किसी को? 7 प्लस जो सिंपल Half वाला था pKa 7 minus + 1 half / 2 pKb. pKa माइनस -1 / 2 pKb। pKb, है ना। तो ये था भाई आपका जो सिंपल वाला था, और यहाँ पर एसिडिक बफर जो है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, पीकेए सेम है, साल्ट बाय एसिड लोग आ गया, 7 भी गायब हो गया, ठीक है, और प्लस है यहाँ पर, माइनस नहीं है, ध्यान रख लेना। तो अब देखो भाई नेक्स्ट वाले अब इसके अंदर आगे क्या बचता है तो वो देखते हैं जरा, मतलब इसकी डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन है, एसिड है साल्ट है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, देखो पहली इक्वेशन, एसिड ने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, साल्ट ने क्या किया, साल्ट भी डिसोशिएट हो गया, तो कंप्लीट डिसोशिएट होता है। तो अगर मैं Ka निकालना चाहूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये थे, डिवाइड में रिएक्टेंट ये था, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 2 3, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, सबके कोफिशिएंट 1 1 हैं, तो यानी कि उसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया Ka मैंने सीधा निकाल लिया। अब Ka से अगर मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहूं तो, क्योंकि मुझे pH निकालना है ना, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊं, तो मैं Ka को देखो, इसको इधर ले गए, मल्टीप्लाई में आ गया Ka के, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो मैंने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। समझ में आ गया भाई, इस फॉर्मूले से Ka से H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन में ध्यान से देखो, Ka ये रहा Ka, ये क्या है, ये एसिड की कंसंट्रेशन है, ये क्या है, ये कंजुगेट बेस है, या साल्ट कह लो, Na पॉजिटिव स्पेक्टेटर आयन है, वो पड़ा रहता है, तो इसकी कंसंट्रेशन उसके साथ सेम ही रहेगी, तो यानी इसको जोड़ भी देते हो Na के साथ, तो इससे आप साल्ट कह सकते हो। समझ में आ गया भाई? H पॉजिटिव Yes, आयन sir. इक्वल दिस हो जाएगा Ka into एसिड डिवाइड बाय कंजुगेट बेस। अब आगे देखो, नेगेटिव लॉग कर दो इसका, नेगेटिव लॉग अगर H पॉजिटिव आयन का नेगेटिव लॉग हो जाएगा वो pH हो गया, Ka का नेगेटिव लॉग करेंगे pKa बन जाएगा। यस, क्लियर है। और फिर बाकी एसिड बाय कंजुगेट बेस का नेगेटिव लॉग करेंगे तो नेगेटिव लॉग एसिड बाय कंजुगेट बेस, सीधा लिख दिया। समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला? Yes, sir. अब इसको नेगेटिव लॉग को पॉजिटिव लॉग बनाने के लिए उसने क्या किया, कंजुगेट बेस और एसिड को पलट दिया, बस क्लियर है। डेरिवेशन समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. बस ऐसे ही है, करो ना करो, डेरिवेशन याद रहे ना रहे, भाड़ में जाए, ये याद होना चाहिए, बस बात ही खत्म, ठीक है भाई। हेंडरसन इक्वेशन, तो यानी एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है, pKa प्लस साल्ट बाय एसिड। अब अगर मैं इसी को POH अगर मुझे निकालना हो, जो बफर है बेसिक वाला, तो उसके लिए क्या करूं, pKa की जगह pKb हो जाएगा, साल्ट बाय pKb एसिड की जगह साल्ट बाय बेस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ गए? यानी कि ये समझ लो कि इसके साथ साथ बेस वाली अपने आप कंप्लीट हो रही है, जस्ट रिवर्स है, मैं दिखाऊंगा उसे भी, डोंट वरी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पीएच रेंज। अब हमने पीएच तो निकाल लिया, अब इसकी रेंज का क्या मैटर है, यानी कि किस हद तक पीएच की रेंज हो सकती है बफर सॉल्यूशन में। तो किस हद तक हो सकती है कि मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड आप 1 मोल ले रहे हो और आप साल्ट ले रहे हो 10 मोल, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इसको अगर मैं साल्ट को 10 मोल भरूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल, तो 10/1। ये देखो लोग बाकी सेम फॉर्मूला लगा रखा, कुछ नहीं किया। यस, क्लियर है। पीएच निकाल रहा Yes, हूं, sir. पीके लोग 10/1 कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि पीके के अंदर 1 जोड़ दो। क्लियर है? पीके में Yes, लोग 10 की वैल्यू 1, तो 1 जोड़ दिया मैंने, तो ये मेरे पास रेंज आ गई कि अगर ये 10 गुना होता है, अगर साल्ट 10 गुना है 10 मल्टीपल में एसिड के, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा ले लेते हैं कि अगर आपके पास एसिड 10 गुना है और साल्ट सिर्फ एक मोल है, उल्टा है, तो क्या होगा, वो 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 लोग 10⁻⁻1 की वैल्यू होती है -1 हो जाएगा। तो यानी कि पीके -1, तो आपके पास में 2 वैल्यूज आ गई, पीके -1 और पीके +1। समझ में आ गया? अगर 10 गुना यानी 10 मल्टीपल तक ही दिखेंगे। अब आप कहोगे सर 100 गुना कर दे, तो बेटा 100 गुना कर दोगे ना, उसका मायने नहीं रहेंगे। कैसे? एक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट 100 मॉलिक्यूल्स है, ना के बराबर वैल्यू, ना के बराबर, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, निकाल तो कुछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये 10 तक ही ठीक ठाक काम करता है बफर, उसके बाद में तो बफर का हिल जाता है सिस्टम, वो काम नहीं करेगा वैसे, बस हमारे लिए वैल्यू प्लस माइनस वाली मतलब रेंज में डाल सकते हैं हम लोग। तो पीएच की रेंज जो है देखो ऊपर नीचे होती है, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम हो सकती है, बट
जनरल रेंज +-1 होती है, पीके में +-1 जोड़ दो। क्लियर है सबको? Yes, sir. नीचे मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन टू एसिडिक बफर सॉल्यूशन, मैक्सिमम कंडीशन कितनी हो सकती है? अगर दोनों 1:1 रेशो में हो, दोनों 1:1 में, तब वो मैक्सिमम कंडीशन होती है। तो दोनों 1:1 में कर दिया, लो 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0. तो पीएच और पीकेए अगर बराबर हो, जितना पीकेए आ रहा है एसिड का वही पीएच हो, ये मैक्सिमम पीएच की वो होती है, रेंज होती है। समझ में आ गया भाई? Yes, क्लियर है sir. सभी को? ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत आसान है, बट क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं इसलिए बच्चों को लगता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अब जरा बेसिक बफर। अब इसमें ना सिर्फ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। बता देता हूँ एग्जांपल सीधा। तो बफर, बेसिक बफर कौन सा होगा? जिसमें बेस ज्यादा होगा, है ना, और वीक बेस होगा, और एसिड जो साल्ट होगा वो एसिडिक साल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना। वही उल्टा कर देंगे, सब कुछ उल्टा है। तो वीक बेस होना चाहिए और साल्ट होगा सेम वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, जैसे कि NH4OH प्लस NH4Cl। तो देखो HCl और NH4OH और NH4Cl, अब ये हमारा एक बेसिक बफर है। कहां से आया? ये तो हमारा बेस हो गया, वीक बेस, और ये क्या है? ये साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो इसकी भी इक्वेशन मैं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट। NH4OH के अंदर अगर मैं HCl मिला देता हूं तो ये क्या है? वीक H2O प्लस के NaCl वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होगा? एसिड तो अपना सर काम एसिड करेगा, बनेगा। प्लस साल्ट बनाएगा। तो साल्ट कौन सा बन गया? NH4Cl। Cl. तो NH4Cl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट है। Yes, sir. और ये साल्ट पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, इसका क्लोरीन नेगेटिव आयन जो अलग होगा, अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, तो ये स्पेक्टेटर आयन बन जाएगा। वहां Na पॉजिटिव स्पेक्टेटर था, यहाँ क्लोरीन नेगेटिव स्पेक्टेटर है, याद रख लेना। प्लस में वाटर बनेगा, ये तो बनता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे क्या मिला? देखो वाटर तो पानी में घुल जाएगा, तो मुझे एक तो ये साल्ट मिल गया, ठीक है, दूसरा ये बेस मिल गया, ठीक है, क्योंकि HCl तो पूरा पूरा यूज हो ही जाएगा, है ना। तो HCl कम था, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा साल्ट है, ये बेस है, ये मैं ज्यादा डाल रहा हूं एक्सेस में, ये एक्सेस में है और ये लिमिटेड है, तो ये पूरा यूज हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा? एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस ये बच जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिक बफर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस अभी बचा हुआ है, साल्ट है, एसिड तो सारा यूज हो चुका है, तो ये बेसिक बफर बन गया। यस, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। है ना, बिल्कुल सेम एसिड वाला केस है, बिल्कुल सेम, जस्ट उसका रिवर्स है। एग्जाम्पल अलग है, एग्जाम्पल रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप लोग अपना नाम भी याद करते हैं, मत सोचना कि आपको अपना नाम पहले से पता है, तो फिर पूरी दुनिया के लोगों के नाम आपको पहले से पता होने चाहिए। नहीं पता, क्योंकि मैं वो याद रखने पड़ते हैं। 50 बच्चे देखते हो एक क्लास में, अगर आपकी क्लास बदल दी जाए और नए 50 बच्चे मिले, उनके नाम याद नहीं रहेंगे आपको, अचानक से याद करने पड़ते हैं। लाइक दैट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद ही करना पड़ेगा बेटा। बाद में उसको आप अंडरस्टूड कर सकते हो आसानी से, बाद में उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, पीछे की थ्योरी आती है तो, है ना। तो देखो अब होता क्या है, तो ये क्या करेगा? NH4OH, ये वीक एसिड है, तो वीक बेस है, सॉरी, तो वीक बेस क्या करता है? 2 आयन बनाएगा और वो रिवर्स भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा रिवर्स, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है ये प्रोसेस। क्यों? ये स्पेक्टेटर आयन बन जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव आयन बहुत स्टेबल होता है, पता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जिसका नेगेटिव आयन स्टेबल हो, वो जुड़े नहीं, वो H को वापस नहीं ले, जो OH ना निकाल दे। HCl जब क्लोरीन को हाइड्रोजन छोड़ देता है तो क्लोरीन फिर अकेला रह सकता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन को वापस नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन अकेला रह सकता है, तो क्लोरीन नेगेटिव, वो जब वो H पॉजिटिव वो छोड़ सकता है, तो NH4 पॉजिटिव क्या चीज है उसके लिए? ठीक है, वो कहेगा छोड़, तू भी छोड़, मुझे नहीं चाहिए कोई, तो क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गया, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। तो ये ऊपर OH नेगेटिव से जुड़ने वाला, ना NH4 पॉजिटिव से जुड़ने वाला, तो ये अलग रहता है स्पेक्टेटर आयन। क्लियर है? जो बिल्कुल अलग रहे, है ना। रिएक्शन में होते हुए भी रिएक्शन के अंदर नहीं है, खोया हुआ है अपने में, दैट इज इट। तो हमारे पास वीक बेस और कंजुगेट एसिड, इसे कंजुगेट एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। बेस का OH नेगेटिव आयन निकालने के बाद में जो बचता है वो कंजुगेट एसिड होता है। कैसे भी याद कर लो, एसिड का H पॉजिटिव आयन निकालने के बाद में जो बचता है वो कंजुगेट
बेस होता है, और बेस का OH नेगेटिव आयन निकालने के बाद जो बचता है वो कंजुगेट एसिड होता है। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, मतलब एसिड में से आरएनएस की डेफिनेशन पे चलेगा ना? एसिड में से देखिए, एसिड में से H निकाल दीजिए तो कंजुगेट क्या बन गया, बेस। H निकाल दोगे तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, और वो H पॉजिटिव जिसके साथ जाएगा वो कंजुगेट एसिड होगा। ऐसे भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर को याद रख सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए कंजुगेट एसिड बेस पेयर की। कल वाले लेक्चर में मैंने देखा कि आपको थोड़ा उसके बारे में कम पता था, है ना, कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग। अब आगे देखिए नेक्स्ट, तो भाई अब ये हमारा बन तो चुका है, हमने बेसिक बफर बना लिया, NH4 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन। अगर NH4 पॉजिटिव में H डाल देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यस, केस 1। अगर मैं OH डाल दूं तो NH4 पॉजिटिव में OH डाल दूंगा तो NH4 पॉजिटिव भी तो है मेरे पास सॉल्यूशन में, तो NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, OH के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया तो यानी वो भी न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर फिर से यानी कि एसिड डालूंगा वो भी न्यूट्रल हो गया, बेस डालूंगा वो भी न्यूट्रल हो गया, तो इस तरह से दोनों चीजें न्यूट्रल हो जाती है। तो ये हमारा बेसिक बफर बन गया। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब POH, वही POH बेसिक बफर का POH निकाल रहे हैं, सेम टू सेम वही दो रिएक्शनें लिखी हमने, ठीक है, एक रिएक्शन ये रही, एक रिएक्शन ये रही, इन दोनों का प्रोडक्ट KB निकाल लिया। KB किसका, बेस का निकलता होता है, तो बेस तो ये था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। KB निकालने के बाद में OH की कंसंट्रेशन निकालूंगा, OH को इधर ले आया, बाकी सबको नीचे रखा, फिर उसके बाद इसका नेगेटिव लॉग अगर कर दूंगा तो नेगेटिव लॉग OH का करेंगे तो वो POH बन जाएगा, KB का करेंगे PKB बन जाएगा, और इसका नेगेटिव लॉग करेंगे तो और उसके बाद उसको प्लस में कन्वर्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया, ये कंजुगेट एसिड आ गया, या आप इसे साल्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साल्ट बाय बेस। उसमें क्या था, साल्ट बाय एसिड था, यहाँ क्या था, pKa था, यहाँ क्या था, pH था, तो pH pKa, और ये चीज सेम टू सेम है, बस नीचे बेस की जगह एसिड आ जाएगा, समझ गए, तो वो एसिडिक के लिए था, ये Yes, बफर sir. के लिए, ठीक है। ये भी सैंडरसन इक्वेशन है इसकी, सिंपल सिंपल यहां से ये याद रख सकते हैं, सैंडरसन इक्वेशन। क्लियर है भाई दोनों की, एंडरसन इक्वेशन। सर हाँ बेटा, सर अगर दो बफर को मिक्स कर दे और उनका पीएच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर दो बफर्स को मिक्स करते हैं तो दोनों का पहले पीएच निकालिए, वो एसिडिक था या बेसिक था, फिर उनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद में वो आपस में जुड़ेंगे। वो सीधा अपना इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके कर सकते हैं, मतलब पहले दोनों का पीएच पता है, पीएच एसिडिक है या बेसिक है, फिर वो कौन कितने मोल है, कितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिएक्शंस लिखिए। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बचेगा, सबसे पहली बात आपको रिएक्शंस आनी चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो ऊपर वाली रिएक्शंस है, देखो ये करेंगे हम, ये और एसिडिक बफर वाली रिएक्शनें भी लिख लो, CH3 COOH, ठीक है, ये क्या बनेगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। दोनों की रिएक्शनें लिखने के बाद अब आप इनको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कीजिए कि कौन न्यूट्रल हो सकता है। Na पॉजिटिव वहां पर काम नहीं आएगा, हमें पता है ना, साल्ट में तो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव आयन, यहाँ पर क्या है, OH नेगेटिव आयन है, H पॉजिटिव है, इनका जितना न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है जो पॉसिबल है, OH और H तो अपने आप में पॉसिबल हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और बाकी का जो बचेगा उसके ऊपर बेस्ड होगा फिर आगे क्या होने वाला है, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, या क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको सीधा समझ में आएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे देखते हैं अब जरा, ये होने के बाद भाई पीएच रेंज, पीओएच रेंज सेम टू सेम, पीओएच रेंज 1 प्लस माइनस कर देंगे बस पीके में, ठीक है, और यहाँ पर पीके नहीं आएगा, ये पीके है, यस सर, ठीक है, ये पीके बी, ठीक है, पीके बी। फर्दर नेक्स्ट, इसका मैक्सिमम बफर एक्शन क्या हो सकता है, पीओएच का इक्वल हो जाए जब वो यानी दोनों को 1 1 भरेंगे तो मैक्सिमम बफर आ जाएगा, ठीक है। Yes, अब आगे sir. बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बफर नहीं, उससे पहले एक बफर कैपेसिटी आता है भाई, कि बफर की कैपेसिटी कितनी है, कि किसी बफर में कितना एसिड डाल दें कि वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, मैक्सिमम कितना, या मैक्सिमम कितना बेस डाल दें उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो बफर कैपेसिटी वही होती है कि कितना मैक्सिमम मिलाया जा सकता है। सीधा फॉर्मूला देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस जो आपने एडेड इन द लीटर, कितना एसिड या कितना बेस आपने डाला है, और डिवाइड में चेंज इन पीएच ऑफ द बफर, बफर के पीएच में कितना चेंज आया है, चेंज इन पीएच डिवाइड बाय, और ऊपर क्या है, एसिड या बेस कितना मिला है, कितना एसिड या बेस मिलाने पर पीएच में कितना चेंज होता है, वो होता है बफर कैपेसिटी। क्लियर है? Yes, sir. अब आगे बफर कैपेसिटी के बाद में नीचे एक इलस्ट्रेशन ऐसी का बफर कैपेसिटी का क्वेश्चन है, 2 मोल HCl था। अब यहाँ पर प्रणव बेटा आपका कुछ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2 मोल एसिड है, 1 लीटर एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया हमने, 2 मोल एसिड एडेड, ठीक है। पीएच का चेंज है वो 3.9 से 3.4 हो गया,
यानी चेंज इन पीएच कितना आ गया 3.9 से 3.4, 3.9 माइनस 3.4 माइनस 3.4, ये चेंज इन पीएच आ गया 0.5। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पीएच नीचे था तो 0.5 आएगा नीचे, ऊपर क्या है कितना एसिड या बेस आपने मिलाया, तो एसिड या बेस कितना मिलाया 2 मोल एडेड, तो 2 मोल मिलाए, नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलाए, तो मोल मिलाए 2 और चेंज आया 0.5 का, तो बफर कैपेसिटी कितनी है 4। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि अगर 2 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, एक एसिडिक है एक बेसिक है, बफर है, और फिर उसको कैसे हम मेजर करते हैं उसका पीएच। सर वहाँ पे 1 लीटर था, अगर वहाँ पे अगर कोई और मतलब 2 लीटर हो या 4 लीटर हो तो फिर कितना भी लीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडेड टू 1 लीटर, इस बात का कोई मायने नहीं है, हमें मोल देखने हैं। HCl 2 मोल मिलाया है, ठीक है, 2 लीटर दे देता तो आधा और कर देते ना। एसिड, ये देखो बफर की इसके अंदर कितना डिफरेंस आया है, आपको डिफरेंस पीएच का देखना है और 2 मोल देखने हैं बस, कि मोल ओके कितने हैं, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाया 2 लीटर में मिलाया, ठीक है, वो बफर कैपेसिटी पे कोई असर नहीं डालने वाला। आगे देखिए 20 मिलीग्राम NaOH is added to carboxylic acid solution in which 60 मिलीग्राम of carboxylic acid is present। अब देखो 60 मिलीग्राम आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, 20 मिलीग्राम उसने NaOH मिला दिया। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ वॉल्यूम इज फाइनल इज 10 लीटर, आपको टोटल वॉल्यूम 10 लीटर दे रखा है उसने, ठीक है, और pKa कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa भी दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाओ सीधा, ज्यादा मत सोचो क्या दिया है क्या नहीं है, सीधा फॉर्मूला क्या कहता है, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, पीएच pKa log सर log of conjugate base log of salt by K acid, है ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ये आपको पता होनी चाहिए, और pKa उसने दे रखा है, ये रहा pKa, ये भी दिया हुआ है, पीएच आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, तो यानी आपको कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। कैसे पता लगेगी, देखो यहाँ पर इसने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था 60 mg सॉरी मिलीग्राम, और NaOH कितना दे रखा 20 मिलीग्राम NaOH, 20 मिलीग्राम NaOH है, तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो मोल पर लीटर, 10 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, तो मोल पर लीटर के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या निकलेगा भाई 20 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10³ से -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम बन गया। यस क्लियर है? यस सर। तो ये तो बन गया ग्राम, मिलीग्राम से और ग्राम उसका बना मोलर मास 40 डिवाइड बाय मोलर मास 40 होता है NaOH का, नंबर ऑफ मोल आ गए इसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, सेम टू सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास होता है 60 ग्राम दिया था, मिलीग्राम दिया था, उसको ग्राम बना लिया, तो इसके मोल आगे 10⁻³ ये दोनों चीजें समझ में आई, नंबर ऑफ मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH निकाल लिया। यस यस सर। हमें क्या निकालनी है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होनी चाहिए। तो देखो जब टाइम 0 था, अब रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों से मिलकर साल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला, और प्लस क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है, ये पूरा यूज हो जाएगा और ये कुछ बच जाएगा, तो हमारा बफर सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा बफर बनेगा, एसिडिक बफर, क्योंकि एसिड बच रहा है, अभी अभी किया हमने, याद Yes, आया? sir. ठीक है, सर। तो यहाँ देखो ये था 10⁻³ मोल था, यानी ये 60 मिलीग्राम था, ये 20 मिलीग्राम, सीधा सीधा दिख रहा है कि 20 मिलीग्राम NaOH पूरा यूज हो जाएगा, इसके 20 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम बच जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ फिर भी हम मोल के हिसाब से करेंगे इसे, ठीक है, तो सीधी तरीका है, तो 10⁻³ मोल था और ये इतना था, डिवाइड में 2 है, देखो आधा, 10⁻³ डिवाइड में 2, तो ये इसका 50% है, ये 0 थे जब टाइम 0 था, जैसे ही टाइम कुछ बीता तो ये आधा क्या करेगा, इस आधे से रिएक्शन कर लेगा ना, तो बचेगा कितना, ये आधा बच गया कि नहीं, यानी 10⁻³ डिवाइड बाय 2 बच गया है, ये समझ में आया भाई ये कि कैसे बचा, यस सर। Yes, sir. है ना। और इधर क्या हुआ फिर, NaOH तो पूरा यूज हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, जितना NaOH यूज हुआ उतना बन गया वहां पे, अब जितना ये यूज होगा डेफिनेट है उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, तो ये साल्ट भी उतना ही बनेगा, और तो ये साल्ट बन गया ही ना। वाटर तो प्योर लिक्विड है, तो वो वाटर तो हाँ वो तो न्यूट्रल रहेगा, उसका कोई चक्कर ही नहीं है ना, वो तो उतना ही रहने वाला है।
तो यहाँ देखिए ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की कंसंट्रेशन आ गई, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन है। दोनों की कंसंट्रेशन को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, लॉग कर दूं, पीके उसने ऑलरेडी दे रखा है, मेरी इक्वेशन में सारा कुछ फिट आ रहा है, मैं पीएच की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेशन नहीं है, दिस इज नॉट कंसंट्रेशन, दिस इज मोल। फिर कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, 10 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, मोल पर लीटर। तो देखो 10⁻³ ये था ना, ये वाला 10⁻³ डिवाइड में 2, ये डिवाइड में 2 और इसके डिवाइड में 10 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, साल्ट की कंसंट्रेशन। फिर सेम टू सेम अब मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नीचे था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे है तो मैं क्या करूंगा, 10⁻³ है, तो ये देखो डिवाइड में लगा रहेगा, ये रहा 1 हो गया, अब तो फिर तो डिवाइड में 2 और इसके डिवाइड में 10 है। 10 क्यों किया, क्योंकि 10 लीटर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन, क्योंकि 10 लीटर सॉल्यूशन बन गया है ना। हाँ, मोल पर लीटर, तो ये दोनों आ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पीएच आपके सामने आ जाएगा। यस बेटा, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है ना? तो इस तरह से यानी आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस विद इन द रिएक्शन के थ्रू करनी पड़ती है। प्रणव बेटा, अगर दो अलग अलग आपको पीएच वाले वो दे रखे हो, अब यहाँ पर आपका वो आंसर आ जाएगा कि दो अलग अलग पीएच के बफर दे रखे हैं, तो आप उनकी रिएक्शंस लिखो, रिएक्शन में लास्ट आउटकम क्या है, कितने मोल बचेगा, फिर दोनों के रिएक्शंस को मिलाओ कि वो क्या न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं क्या, अगर उनके बीच में कोई न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो तीसरी रिएक्शन फिर से न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद जो बचेगा, जो लास्ट आउटकम, और याद रखना उसमें स्पेक्टेटर आयन पता होना चाहिए, कौन कितना यूज हुआ, कितना कंप्लीट यूज हो गया, वो अगर पता है तो फिर आप लास्ट आउटकम निकाल लोगे कि साल्ट कितना बचेगा, एसिड कितना बचेगा, दोनों की कंसंट्रेशन का डिवाइड, फाइनल पीएच। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना? यानी अगर दो अलग अलग पीएच के मिक्सचर, थोड़ा सा बड़े लेवल का, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रणव पूछ रहा है ना, कि दो अलग अलग पीएच के मिक्सचर, लेकिन उसमें ये प्रोसेस इनिशियल है, यही प्रोसेस 2 बार रिपीट करनी है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस यस सर। सर। आगे सर बढ़ते ऐसा हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी 11th में कर रहे थे जिसमें 2 मिला हाँ, देते। आपने पीएच वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी होंगे, कर भी रखे होंगे, नो डाउट टू इट। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल बोलता हूँ, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा देते हैं तो आसानी से सारा कुछ हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ध्यान से करने के बाद में काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर आप एडवांस लेवल आसानी से कर सकते हैं। एडवांस लेवल में थोड़ी सी ट्रिकी हो जाता है, बस कुछ नहीं है एडवांस लेवल, जस्ट थोड़ा सा ट्रिक हो जाती है। तो प्रैक्टिस बेस्ड है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे होगा तभी एडवांस के बारे में सोच पाओगे। तो आज अभी आपने क्या किया, मैं थोड़ा चलो उसका थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं उसको, है ना? देखो भाई, पीएच निकाला सबसे पहले सिंपल वाले का। सिंपल वाला क्या होता है, पहले तो बफर मेरे को सिंपल वाला बताओ होता क्या है? कोई 7 बच्चे plus बता 1 सकते by हैं? 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी minus 1/2 हाफ PKB। पीकेबी। ठीक है, 1/2। ठीक है, ये सिंपल है। अब सिंपल वाले के एग्जांपल देखिए क्या होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, बस दोनों को मिला दो, बात खत्म। ठीक है, अब एग्जांपल रट्टा मारना आप। ठीक है, तो इसका पीएच ऐसे निकलता है, तो याद रखना। CH3CONA प्लस ठीक है, मेरी बात सुनिए, याद रखिएगा कि आपको वो देगा नहीं, he will not tell you कि ये सिंपल है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है। you should have to think about this। और मैंने सोचने का तरीका बता दिया है कि क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा है कि भाई एसिड था, बेस था, कैसे मिक्स हुए, क्या बना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बन गया, तो वो एसिडिक बफर हो जाएगा क्योंकि उसमें एसिड ज्यादा था। फिर उसके बाद दूसरा हमने पीएच क्या किया भाई, अगर हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो पीएच क्या होगा, पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन लोग आएगा, लोग साल्ट बाय सॉल्ट बाय एसिड एसिड, है ना? और दूसरा क्या था, पीओएच पीकेबी प्लस की लॉग सॉल्ट अपॉन बेस सोल्ट बाय बेस। ठीक है, अब एक चीज मैं खास आप लोगों से जानना चाहता हूँ, पीओएच तो आपको पता है, मैं कहता हूं मुझे तो पीएच चाहिए, पीएच चाहिए बेसिक वाले बफर का, बताओ कैसे सर 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से माइनस कर देते टोटल दोनों का 14 होता है, तो 14 माइनस पीओएच। ये समझ में आया भाई? जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि आपने तो फॉर्मूला कर रखा है पीएच का, ओ सॉरी पीओएच का, लेकिन पूछ रहा है पीएच, है ना? या H पॉजिटिव यानी कि कंसंट्रेशन पूछ ले, पीएच ना पूछे तो पहले पीएच निकालो, फिर उसका नेगेटिव लॉग का उल्टा कर दो, तो H पॉजिटिव यानी कि कंसंट्रेशन आ गई।
है ना, ऐसे भी करा जा सकता है। इसी को ऐसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। दैट्स नॉट द बिग डील, अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आता है तो कॉम्प्लेक्स चीजें तो आप आसानी से कर ही लोगे। ठीक है भाई, अब जरा ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल जो है कल सेशन को पूरा वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सारा का सारा कंप्लीटली जो भी होगा वो सारा कर लेंगे। कल भी सुबह आपकी 10 बजे ही क्लास है, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई आरएमजीएक्स ग्रिग्नार्ड रीजन अल्कोहल के साथ, क्या बेटा रात को नींद आ जाती है फालतू में। नींद आ जाती सुबह? नहीं, रात को सर। अच्छा रात को, ठीक है, होता है सब तरह से, सारी चीजें हैं बेटा। इसीलिए कहते हैं कि सारी हर कोई सेम मेहनत थोड़ा कर सकता है, वो क्यों नहीं कर पाते, शरीर जवाब दे जाता है बहुत से लोगों का। बहुत से लोग जहाँ आलस में डूब जाते हैं, आलस छोड़ के, शरीर क्या बोल रहा है उसको छोड़ के, खाइए पिए अच्छे से, ठीक है, डाइट लीजिए बढ़िया तरीके से, प्रोटीन वगैरह लेते रहिए, नींद वगैरह 3 बजे के बाद मतलब ऐसा लगता है कि अभी हो गया है तो थोड़ा सा सो जाना चाहिए, वरना सुबह फिर आधे घंटे का नैप ले लिया करो। होगा। अगर आपको ऐसा लगता है आधे घंटे का नैप ले लिया करो, दिन में आधे घंटे का नैप से सारी सुस्ती निकल जाती है, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के अंदर। आरएमजीएक्स प्लस आरओएच अल्कोहल के साथ में ग्रिग्नार्ड रीजन जब रिएक्शन करता है तो एल्केन बनाता है, क्यों? अब ये ध्यान रख लेना भाई, ग्रिग्नार्ड रीजन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और R के साथ H जुड़ जाता है, सर ठीक है। एमजीएक्स ओके संग जुड़ेगा और फिर H वाला उधर। हाँ अब जरा सोचो कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं, यहां पर मैं बेंजीन रिंग बना दूं, ठीक है, यहां पर मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके साथ में MgX है, प्लस में यहां पर मैं मैथेनॉल मिला देता हूं CH3OH, क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखना कि इक्वेशन सीधा ऐसे ही नहीं आएगी, ये तो मैंने सिंपल लिख रखा है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से करके तिकड़मबाजी करके कुछ और जोड़ तोड़ करके ऐसा कुछ देगा। यहाँ पर CH3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पर ये टाउलिन बन जाएगा, है ना। यस सर। ऐसा कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ROH ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ZnCl2 और HCl के साथ ल्यूकस रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट, CL लग जाएगा। RCl। ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। तो ल्यूकस रिएजेंट क्या करता है भाई? 1 डिग्री 2 जल्दी सर अल्काइल हैलाइड बना देता है। हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में जल्दी रिएक्शन करवा देता है। तो सोचिए जरा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ल्यूकस रिएजेंट है, पता है हमें 1 डिग्री के साथ में रिएक्शन करवा देता है आसानी से, 2 डिग्री के साथ में भी करवा देता है आसानी से, 3 डिग्री तो अपने आप हो करेक्शन जाता है। कराता है ना, हाँ डिग्री के करेक्शन कराता है ना, 1 डिग्री के संग तो बहुत टाइम लेता है। 1 डिग्री को हीट करोगे तो रिएक्शन करवा देगा, हीट, यस सर। या फिर आधे घंटे बाद अपने आप रिएक्शन हो जाती है, आधा घंटा रुकना पड़ता है वरना हीट करवाओ, ठीक है, 1 डिग्री के साथ। बट एट लीस्ट ये तो 1 डिग्री के साथ में, सपोज मैं आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 और OH, ठीक है, प्लस मैं ZnCl2 डाल रहा हूँ, आपको गर्म करना है ठंडा करना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस HCl डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए कि इसके अंदर क्लोरीन जुड़ जाएगा, सिंपल है, CH3 यस सर। CH2 और Cl जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर CH3 CH2 या CH2 की जगह मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक मान लो कि और इसके आगे यहाँ CH2 और OH है, ठीक है, और यहाँ पर मैं फ्लोरीन डाल देता हूँ, फ्लोरीन, ठीक है, प्लस में ZnCl2, वही सारी कंडीशनें हैं, प्लस में HCl। बताइए जरा, दोनों रिएक्शन वही होगा नो डाउट, ठीक है, प्रोडक्ट वही बनेगा, मतलब यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बनने वाला है। मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, सेम भी रख सकते हैं, थोड़ा चेन को बढ़ाया मैंने ताकि आपको सेम चीज दिखाई दे, ठीक है, ये बनेगा तो यही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला सर, ऊपर वाला क्योंकि उसमें फ्लोरीन नहीं है ना। एंड व्हाई? सर हाइपर कॉन्जुगेशन उसके पास ज्यादा है ऊपर वाले के पास। उसमें कार्बन स्टेबलाइज थोड़ा ज्यादा है और सर इसमें नीचे वाले में क्लोरीन है, इंडक्टिव तो वो इफेक्ट भी दिखा क्लोरीन रहा को है ना, निकालने की इलेक्ट्रॉन्स कोशिश देगा। करेगा सर। एक एक करके बताओ, पहले प्रणव बेटा आप बताओ। सर ऊपर वाले में कोई इंडक्टिव इफेक्ट वो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और सर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऊपर ज्यादा है। यस सर।
तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमारी रिएक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, इससे रिवर्स भी तो हो सर, तो सकती है फिर reactivity। सर जैसे ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन छीनेगा उससे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन जो होगा उसका पॉजिटिव चार्ज कुछ हद तक स्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, अभी जरा आप बताओ बेटा यशवीर। सर मतलब मेरा भी सेम ही रीजन था, बस थोड़ा ये था सर, मतलब जो सीएल अगर स्टेबलाइज्ड है तो स्टेबलाइज सीएल किसी से भी आराम से रिएक्ट कर लेगा बाद में, मतलब ऊपर वाला जैसे अगर स्टेबलाइज है और नीचे वाले में अगर सीएल टूटता रहेगा तो वो मतलब रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना सर, मतलब क्योंकि मतलब पहले ही इंडक्टिव खींच रहा है उसको। ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान देना, ठीक है आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा देखो, H पॉजिटिव आयन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा, फिर उसके बाद ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। यस, क्लियर है ये बात। यस सर। यस और सर। क्लोरीन नेगेटिव आयन क्या करेगा, यहाँ जुड़ेगा, यही है इसका मैकेनिज्म, यस सर। है ना। अब मान के चलो यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन जुड़ गया और उसके बाद ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इधर फ्लोरीन बैठा है, फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है इस कार्बन से और इधर से ऑक्सीजन छीनेगा, तो इसको तकलीफ होने वाली है या नहीं होने वाली है ऑक्सीजन को। यस सर। तो अगर इसको तकलीफ होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में तकलीफ होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी अपने आप घट जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसको इलेक्ट्रॉन तोड़ने में, ये बॉन्ड तोड़ने में आसानी है, इसको बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल है। दैट इज व्हाई, यानी ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला कम रिएक्टिव है। हालांकि 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है अगर ZnCl2 डाल दो तो। ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस टेस्ट आपको पता होगा। क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये हो गया लेस रिएक्टिव और ऊपर वाला हो गया मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है। रीजन आपको पता लग गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट देखिए, फिनाइल लगा हुआ है OCH3 और यहाँ पर HCl है, क्या होगा, इसको गर्म करते हैं। इसकी जगह सीएल लगेगा, H2O इसकी जगह सीएल लगेगा जहाँ तक याद मतलब लग रहा है। वैसे सर ये भी हो सकता है कि सर पीओएच जो है ना वो CH2OH में OH की अगर जगह CL लग ईथर के जाएगा। जैसा है सर, तो ईथर के जैसे टूट भी सकता है। और H2O बाहर निकल जाएगा और Cl लग जाएगा OH की जगह। OH की जगह पर Cl लग जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, है ना। यस सर। सर वो इसमें हो जाएगा। ये सही है, लेकिन एक चीज और जरा ध्यान देना आप जरा, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इसीलिए ऑर्गेनिक में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ईथर जैसा है तो पीओएच के संग एच भी मतलब PHOH प्लस। अब जरा देखो मेरी बात सुनो 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 सुनो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसके पास में भी लोन पेयर है, ये H यहाँ पर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। यस सर। यहाँ भी अटैक कर सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस कि यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी क्लोरीन को रिप्लेस कर लेगा, यहाँ भी अटैक कर सकता है। बट यहाँ पर अगर वो अटैक करता है, H यहाँ जुड़ा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर से छीन रही है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रही। बट अगर इसका रिवर्स होता है, यानी यहाँ पर अगर H जुड़ता है, यहाँ पर अगर मैंने H जोड़ दिया, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है और इधर से बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर करेगी, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगी इसे। क्लियर है, ये समझ में आया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगी, यहां से ऑक्सीजन टूटकर और क्लोरीन नेगेटिव फिर इधर से अटैक करे इस जगह पर, तो क्लोरीन इजीली इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ क्या बन सकता है, ये HCl के साथ क्लोरीन इसके साथ जुड़ सकती है नहीं जुड़ सकती। बेंजीन यहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगी। प्लस में क्या होगा, प्लस में ये देखो CH2 H किसके साथ जुड़ेगा भाई, और यहां पर भी OH था, इस तरफ ऑक्सीजन था, इसके साथ H जुड़ जाएगा, ये वाला H। समझ में आया, समझ में आया। सर एक बार रिपीट कर दो। इसमें ये नहीं फिनॉल प्लस CH3Cl नहीं बन सकता। हाँ फिनोल भी बन सकता है, क्लोरीन अटैक ना करे। रुको ये H यहाँ पर जुड़ गया और क्लोरीन, बिल्कुल क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा यार, नीचे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ फिनोल बनना चाहिए, बिल्कुल। देखो भाई ये फिनोल बनेगा, राइट, ना कि क्लोरीन बनेगा। वजह बता देता हूं, तो ये बनेगा OH और यहां पर क्लोरीन यहां जुड़ेगा, इसका H चला गया और एक Cl यहां जुड़ेगा। फिर से अगर मेरे पास और HCl हो
प्लस HCl, अगर और HCl हो तो यहाँ पर क्लोरीन, CH2 और Cl, ये फिर से जुड़ जाएगा। समझ में? अब ये कैसे हुआ वो बता देता हूं, फिर से देखिएगा जरा। क्या है कि हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करना H पॉजिटिव आयन का बहुत आसान है। अगर ये H पॉजिटिव आयन यहाँ अटैक कर देता है तो फिर ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इधर से भी बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। डेफिनेट ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो ऐसा होगा, देखो कैसे होने वाला है वो। बेंजीन रिंग है, यहां पर O है, एक H जुड़ गया, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन CH2OH। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब बेंजीन रिंग से यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया जा सकता है, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, बट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यानी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहां हमें पता है प्लस में अगर क्लोरीन नेगेटिव आयन है, क्योंकि H पॉजिटिव चला गया तो क्लोरीन नेगेटिव आयन हमारे पास बचेगा और वो नेगेटिव आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। समझ में आया ये? यस सर। ये कुछ ऐसे होने वाला है जिसकी वजह से हमारे पास फिनोल बनेगा प्लस एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब हमें ये पता था कि अल्कोहल अगर जहां पर भी होता है वहां क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है आसानी से HCl के केस में, तो वो रिप्लेस पहले केस में नहीं हुआ। पहले केस में ये बनेगा, फर्दर पहले केस में फिनोल बना, फर्दर जब ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा फिर दूसरा OH तो आसानी से HCl रिप्लेस कर देगा अगर HCl अपने पास एक्सेस में हुआ तो। यस, समझ में आ गया ये सबको? सर हाँ बेटा। सर ये जो CH2OH है, अगर यहाँ से हम OH को निकाल दे तो सर जो CH2 प्लस बनेगा वो ऑक्सीजन के एडजेसेंट बनेगा, और सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो रेजोनेंस नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से OH को निकाल सकते हो आप, लेकिन उससे पहले ये ऑक्सीजन पहले पॉजिटिव था ना, जब H ने अटैक किया तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव बनेगा तो पहले तो ये रिएक्शन होने वाली है ना। समझ में आया? सर ठीक है ना, पहले तो वो रिएक्शन होगी, उसके बाद में दूसरी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हो सकती है जो आप सोच रहे हो। अब देखो हमने जो जनरल किया है वो क्या किया है, HCl जो OH को रिप्लेस करके Cl लगा दिया, बिल्कुल जनरल रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब फिनोल आ जाता है तो थोड़ी सी गड़बड़, यानी फिनाइल ग्रुप जब आ जाता है बेंजीन ग्रुप और उसके साथ ऑक्सीजन लगाओ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यानी कि ये एड ऑन हो गया, ये उसके अंदर एड ऑन। अब अगर आप बोलेंगे तो बुक्स के अंदर ये एड ऑन दिखाई नहीं जाते। ऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि क्वेश्चन कुछ किया और क्वेश्चन में कुछ और आ रहा है, उसकी वजह बुक में वो चीज क्वेश्चन नहीं दिखाई देते। जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना उसमें नई तरह की चीजें मिलती हैं, इसलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन ऑर्गेनिक में जस्ट प्रैक्टिस करें, देखो आपको क्या आता है, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हो क्या रहा है, ये हो रहा है, इसका रीजन सुनो, समझो, नहीं समझ में आ रहा तो भी याद तो करना पड़ेगा, उसको याद करो कि भाई अगर ऐसा हो तो पहले फिनोल के ऊपर, फिनाइल के ऊपर अटैक होने वाला है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन से इनिशिएट हो रही है। हाँ, H पॉजिटिव आयन अटैक करता है बेटा, HCl में H पॉजिटिव आयन ही अटैक करेगा ना सबसे पहले। HCl है, H पॉजिटिव आयन अटैक करता है सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है। जनरल में भी अल्कोहल में भी H पॉजिटिव आयन ही अटैक करता है बेटा, अल्कोहल के ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर H पॉजिटिव आयन ही अटैक करता है। नेक्स्ट देखिए भाई, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, MgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा? RMgX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें पता है एसिडिक हाइड्रोजन अगर ग्रिग्नार्ड को कहीं से भी मिले, अल्कोहल से एसिडिक हाइड्रोजन मिल रही थी तो भी उसने ये मिथाइल ग्रुप अलग कर दिया था, मीथेन बना दिया था, तो यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है, पता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा हाइड्रोजन ही आसानी से खा जाएगा, CH4 अलग हो जाएगा। यानी पहले ही केस में सीधा ये समझ में आता है कि इन दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा दो, उड़ा दिया हमने एसिडिक हाइड्रोजन को, अब ये मेरे पास ये बन गया, MgBr इसके साथ लगा रह गया। अगर मैं इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करूं क्या आएगा, कोई मेरे को गैस बता सकता है क्या बनेगा? अब सर ध्यान कार्बन से- के ऊपर एल्काइन वाला पार्ट जाके चिपक जाएगा और ऑक्सीजन के पास MgBr चला जाएगा। हाँ, तो अब देखिए जरा क्या होने वाला है, फिर बाद में कुछ और भी बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। एल्डोल रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल रिएक्शन के जैसी सी बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन कर रखी है आप लोगों ने? इस सर उसमें है ना एल्डिहाइड के और तो सर नहीं अभी सर, नहीं एल्डिहाइड करी। वाले चैप्टर में हो। यहाँ पर ना अभी कुछ नहीं करी। वैसा ही है, अभी नहीं करी? नो सर। नहीं सर, स्कूल में हुआ था। एल्डिहाइड वाले कोई चैप्टर में हो। मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल नहीं करवा रहा यहाँ पे, हाफ एल्डोल करवा रहा हूँ, एल्डोल नहीं हाफ एल्डोल, क्योंकि एल्डोल जैसा सा मैकेनिज्म बहुत सारी रिएक्शन होगा, बहुत आसान है, देखते ही समझ में आएगा, ठीक है। नाम भूल जाओगे भले आप रिएक्शन का, लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमेशा इसी फॉर्म में फॉलो होने वाला है, और वो क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई ये पीएच है,
कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, MgBr है, डेफिनेट सी बात है, तो ये नेगेटिव है, MgBr पॉजिटिव है, यस, यस सर। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव है, प्लस में कार्बन डबल बॉन्ड O और इस तरफ भी H है, इस तरफ भी H है, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यही होता है HCHO। अब देखो क्या होगा, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड O होती है ना, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन डज एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल के अंदर नाम उसका एल्डोल है, बट उसको कीटोल क्यों नहीं बोलते? भाई एक नाम देना था, हमने एल्डोल बोल दिया, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये भी याद रख लेना, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होगा, तो दोनों तरफ कार्बन में स्टेरिक हिंडनेस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन भी होने वाला है, और एल्डिहाइड में एक तरफ H मिलेगा, छोटा ग्रुप है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उस तरफ खाली जगह है। समझ में आ गया सबको ये? यस तो सर। इसमें Yes, SN2 मैकेनिज्म लगेगा क्या? सुनो सुनो बेटा, सिंपल है मैकेनिज्म। SN2 SN1 वो बाद में देखेंगे, CNBC भी हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन होता क्या है जनरली, बस वो देख लीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड O जहां पर भी होता है वो एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव है, कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा। यस, समझ में आ गया? यस सर। बस समझ लो ये हाफ एल्डोल हो गई, ठीक है, बस इतना ही है, यही मेन चीज है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव होगा, और इस कार्बन के ऊपर अटैक किया जा सकता है, बस कोई नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर सकता है। अगर किसी ने एसिड वैसिड डाल रखा है तो वो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन है, वो किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, है ना, तो वो किसको पॉजिटिव बनाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन को पॉजिटिव बनाएगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के। अगर बेस डाल रखा है तो, अगर किसी ने बेस डाल रखा है तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर से H उड़ा दो, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ये बेस का काम कर रहा है, H पॉजिटिव को ले गया, H पॉजिटिव को ले गया तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया तो कार्बन नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा। समझ में आ गया? यस सर। बस ये ऐसे वाला फॉर्म याद रखना जो अभी अभी मैंने बताया है, अगर ये याद रह गया तो एल्डोल जिस दिन करोगे आसान लगेगी, बहुत आसान, ठीक है। हालांकि एल्डोल रिएक्शन इससे थोड़ी सी अलग हो जाएगी, आगे डिहाइड्रेशन फेस भी होता है उसमें, बट मैं उसके डेप्थ में नहीं जाने वाला, ठीक है। पीएच है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और इस कार्बन के साथ में यहाँ पर एक कार्बन मैंने जोड़ दिया, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया, ठीक है, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थी तो मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दी, ठीक है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया सबको? अब इसके साथ अगर मैं डाइल्यूट HCl डाल दूं या वर्कअप, इसको वर्कअप भी बोलते हैं, वर्कअप का मतलब बाद में जो भी इन दोनों को हम सेटअप कर रहे हैं, तो बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, डाइल्यूट HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जुड़ जाएगा, अल्कोहल बन गए, तो PH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर कार्बन के साथ क्या लगेगा, OH लग जाएगा, है ना, तो मैं इसको CH2OH लिख सकता हूँ ना। यस सर। समझ में आ गए? तो ये CH2OH, बस ये OH बन गया और ये CH2 था। क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। तो समझ में आया? तो इस तरह से, यानी आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिएक्शन देगा, जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं एडवांस लेवल में तो 3-4 रिएक्शन दे देते हैं, वो कहते हैं ये A बनेगा, ये B बनेगा, ये C बनेगा, फिर ये C से इतने मोल से कितने रिएक्शन करेगा, कुछ ऐसे ऊट पटांग घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ठीक है। यहां देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, KMnO4 से रिएक्शन हो रही है, प्लस बेस डाल रखा है इन्होंने, ठीक है, एनी वन बेस, कोई भी बेस हो सकता है, तो यानी बेसिक KMnO4 है, सिंपल वर्ड्स में बोले बेसिक KMnO4 क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है, OH दो OH डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और OH बना देगा। क्लियर है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करता है, ये भी ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है, लेकिन अब ये ऑक्सीडेशन करवाएगा तो यानी OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया भाई? यस सर। अब ये बताइए ये अल्कोहल कितने डिग्री वाला अल्कोहल है? ये कितने डिग्री वाला अल्कोहल है सर? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। डिग्री है। 1 डिग्री। इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH जुड़ा उसके साथ एक ही कार्बन है, 1 डिग्री है। अगर सर 1 डिग्री है ना, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करता है, 1 और 2 डिग्री अल्कोहल को वो C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। लेकिन मतलब एल्डिहाइड में एल्डिहाइड या कीटोन भी बन सकता है बेटा, अगर कार्बन हो दूसरी तरफ,
एल्डिहाइड एक कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड उसको C डबल बॉन्ड कन्वर्ट नहीं करेगा, OH OH ही रहेगा। जैसे अब इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक ये है। तो ऑक्सीडेशन जैसा हो गया ना, जो हमने पढ़ा था 1 डिग्री को उसमें एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री की संग नहीं कर पाता, मतलब 3 डिग्री को कुछ और ही बना देता है। हाँ 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 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ ऐसा हो, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, ये लो, अब ये वाला अल्कोहल कौन सा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 क्योंकि डिग्री। कार्बन के पास में इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH जुड़ा हुआ उसके तीनों तरफ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तीनों बाकी वैलेंसियां तीनों कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, इसकी रिएक्शन अगर इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मुझे पता है क्या आंसर आना चाहिए। ये कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा था ये ऐसा ही रहेगा जो CH3 है, इसको ये नहीं छेड़ने वाला है, ठीक है। और प्लस में यहां पर जो CH2 था इसकी जगह पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। क्लियर है भाई, यानी कि ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा बट ये नहीं बनेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऐसा नहीं कर सकता। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है लेकिन 3 डिग्री को नहीं करता, और KMnO4 बेस के साथ में डबल बॉन्ड को तोड़कर अल्कोहल बना देता है। फर्दर ऑक्सीडेशन हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से करवा रहे हैं, KMnO4 से फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो KMnO4 तो ऐसा कर सकता है, वो फिर से उसको तोड़ देगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है KMnO4 पता है, यहाँ से इनका बॉन्ड तोड़ देगा, इसका बॉन्ड तोड़ने के बाद इसको अलग से डबल बॉन्ड बना देगा, इसको अलग से डबल बॉन्ड बना देगा, सबको डबल बॉन्ड कर देगा। अब यहाँ हम कहीं इसको डबल बॉन्ड करेगा तो इसका मतलब ये एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन को उड़ाना तो यहाँ से आसान है, देखो CH2 था, CH रह गया अकेला, क्योंकि मुझे तो 2 बॉन्ड खाली चाहिए, एक तो OH और एक यहाँ से H मैंने उड़ा दिया, वाटर गया तब डबल बॉन्ड जुड़ा ना, ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे CH3 कोई एक CH3 उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि OH को उड़ाने के बाद इसे भी उड़ाना पड़ेगा ताकि डबल बॉन्ड लिख सकूं। और ऐसा करने की हिम्मत यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने की हिम्मत KMnO4 में होती है। एसिडिफाइड KMnO4 काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये बेसिक है ना। तो एसिडिफाइड KMnO4 के अंदर ऐसी हिम्मत होती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दे और फर्दर सबको डबल बॉन्ड बना दे। लेकिन बेसिक वाले में या इस और ये कोल्ड कंडीशंस में भी है तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये सिर्फ अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता। फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाला, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। अब ये चीज सारी थ्योरेटिकल पार्ट याद रहेगा, है ना। तो इसको याद रखना, ये होते हैं कन्वर्जन्स, A बना फिर B बना फिर C बना फिर D बना, और ऐसे करके कन्वर्जन से ही आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कल यशवीर कह रहा था कि सर मेरे को कन्वर्जन्स जो है वो मैंने छोड़ दिए, कन्वर्जन मत छोड़ना, कन्वर्जन से प्रैक्टिस होती है, रिएक्शन याद करने से कुछ नहीं होता। रिएक्शन याद करने के बाद जब तक उसकी जगलिंग नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होएगी, तब तक समझ में आएगा। क्वेश्चन तो अलग ही आता है। हाँ फिर देखो शुरू में आएगी दिक्कत, दिमाग होगा खराब ऑर्गेनिक में शुरू में, लेकिन ना आप ज्यादा क्वेश्चन मत करो, थोड़े थोड़े उठाओ, उसके बाद आपको मजा आने लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जिसको कहते हैं ना कि फिर आपको ये लगेगा कि हाँ हाँ अब तो हम सब कुछ कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। अब इसके अलावा हाँ एक और चीज, वेट एक दो क्वेश्चन और करते हैं, है ना, अभी इतने से बात बनेगी नहीं। चलो ल्यूकस रिएजेंट का थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ। ल्यूकस रिएजेंट क्या काम करता है? ल्यूकस रिएजेंट वैसे आपको पता होगा, अल्कोहल को वो 1 डिग्री अल्कोहल है जैसे, है ना, हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं CH3OH प्लस ZnCl2 प्लस HCl। तो ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 होता है भाई। तो ये क्या करता है, सीधा सीधा उसी टाइम CH3 और यहाँ पर Cl, याद रखना ये कलर क्लियर होता है, वाटर के जैसा होता है, ठीक है, यानी कलरलेस बोल सकते हैं इसे। यस सर। सर एक वर्ड यूज करते थे ना, टर्बिडिटी। हाँ बेटा वो भी यूज करेंगे, कलरलेस, ठीक है। और ये HCl भी कलरलेस होता है, ये होता है टर्बिड। टर्बिड का मतलब धुंधला, मिल्की कलर होता है। टर्बिड बोल सकते हैं, धुंधला बोल सकते हैं, मिल्की कलर बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ओपेक। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ये दोनों ट्रांसपेरेंट है, पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट,
एक होता है ओपेक, ओपेक होता है जिसके आर पार दिखे ही ना, और ट्रांसल्यूसेंट होता है धुंधला दिखे। तो ये जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये टर्बिड होते हैं, इनके धुंधला धुंधला आर पार दिखता है, धुंधला, साफ साफ नहीं दिखता है ना, तो ये टर्बिड यानी कि ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हैं इसे, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, और ट्रांस और ओपेक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये होता है, और ये बहुत जल्दी तुरंत ऐसा हो जाएगा, तुरंत विद इन कह सकते हो उसी टाइम, ऑन द स्पॉट, है ना, क्विक क्विक रिएक्शन होती है ये रिएक्शन। पर बहुत सर हमने तो पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल में नहीं होता है, प्राइमरी में, अरे हाँ प्राइमरी में नहीं मतलब होता है टर्बिडिटी। ये 3, ठीक है सही सही है, मैंने गड़बड़ दी। ये प्राइमरी के अंदर इस रिएक्शन को आपको हीट देना पड़ेगा तब ये होगा हीट, ठीक है। सेकेंडरी वाले में क्या होगा, अब देखो CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2OH, और नहीं एक और CH2 लगाना पड़ेगा, यहाँ CH3 फिर OH, ठीक है। तो अब अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये था 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल भी डेफिनेट है, ये भी कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ZnCl2 प्लस HCl। अब इसको हीट नहीं करेंगे हम, अगर हीट नहीं करते हैं हमारे पास बनेगा वही प्रोडक्ट, वही आएगा CH3 CH CH3, और यहां पर आपके पास आ गया क्लोरीन, ठीक है, प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन इसको 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, यस सर। ठीक है, 5 से 10 मिनट वेट करोगे तो ये अपने आप बनना शुरू हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। उसको हीट करना पड़ेगा वरना वो होगा ही नहीं, कितना भी टाइम लगाइए वो नहीं बदलने वाला है। 3 डिग्री अगर अल्कोहल हो तो, यानी जो जिस कार्बन के साथ साथ OH लगा उसके तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, बिल्कुल तुरंत। तो ये प्लस ZnCl2 है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल वैसे भी बहुत रिएक्टिव होता है, OH को हटाना बहुत आसान है क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, यस तो इस सर। वजह से 3 डिग्री अल्कोहल काफी रिएक्टिव है। तो इसमें तो ZnCl2 डालने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ये डाल दिया तो ये तो तुरंत, ठीक है, क्विक रिएक्शन होती है, क्विक रिएक्शन होने वाली है, और आपके सामने यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, CH3, इस तरफ CH3 और इस तरफ CH3, ठीक है। तो ये है ल्यूकस रिएजेंट का, ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं इसको, ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। तो ये ल्यूकस टेस्ट सर अगर ये बिना हीट का होता है तो उसको ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं ना, हीट का। हाँ, अगर वो बिना हीट, ऊपर वाला है वो ग्रूव्स प्रोसेस, वो ग्रुप प्रोसेस भी है, बिल्कुल प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस भी उसी का नाम है, और वहीं से ल्यूकस टेस्ट आया था कि ZnCl2 इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर आपको डिफरेंस करना आए तो डिफरेंस कैसे करते हैं, सीधा सा है, ल्यूकास टेस्ट लगाइए, ZnCl2 डालिए, ठीक है। 1 डिग्री है तो काफी देर वेट करने के बाद भी कलर नहीं, टर्बिडिटी नहीं आएगी। 2 डिग्री है तो 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर टर्बिडिटी शुरू हो जाएगी। 3 डिग्री है तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, तुरंत, बस आपने मिक्स किया और उसी टाइम धुंधला हो गया सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा एल्काइल हैलाइड बन चुका है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखिए अब जरा क्या करना है वो बता देता हूँ। एनसीईआरटी हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाले एनसीईआरटी सारे लगा लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाले सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, ये आपकी प्रैक्टिस है, और जो मैंने करवाया वो कर लो, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी बफर सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेना। बफर सॉल्यूशन जो आपको आज समझाया उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर करना, वरना फिर से दिमाग से निकल जाएंगे। एग्जांपल याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चन करने हैं, बस इतना कर लिया, बफर सॉल्यूशन हमेशा याद रहेगा। बफर सॉल्यूशन में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, एग्जांपल भूल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि कौन सा एसिड था, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल वाला है या कौन सा सिंपल वाला बफर है, ठीक है। फिर उसकी कैपेसिटी भी दिमाग से निकल जाती है, 3, 5, 6 फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं, इसी वजह से वो निकल जाता है दिमाग से, तो ध्यान से करना। क्लियर है भाई सबको? अब मैं किसी को डाउट है तो बोलिए, वरना मैं क्लास को ऑफ सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर एक ना क्वेश्चन क्या था, मैंने उन्होंने उसमें पूछा था कि जब SN1 रिएक्शन होती है उसमें कंप्लीट रेसमाइजेशन होता है पार्शियल रेसमाइजेशन? SN1 में पार्शियल रेसमाइजेशन होता है बेटा, कंप्लीट नहीं होता। वजह बता देता हूं, हालांकि देखो होना तो ये चाहिए कि रेसमाइजेशन रेसमिक प्रोसेस ज्यादा, मतलब रेसमिक प्रोसेस ही बनना चाहिए, है ना, और इन्वर्टेड जो है वो नहीं बनना चाहिए, बट इन्वर्टेड जो वो डोमिनेंट रहता है उसमें, इन्वर्टेड भी बनता है, प्रोडक्ट तो दोनों ही बनते हैं। ओके सर। समझ में आया? देखो ऐसा है कि हम संभावनाएं बताते होते हैं, ये नहीं है कि ऐसा होगा नहीं। जैसे हम SN1 में क्या बताते हैं, सपोज दैट CH3Cl है, ठीक है,
तो ये CH3 नहीं लगा सकते, सॉरी। यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है। अब मैं इसको हटा के मैं OH नेगेटिव आयन जोड़ना चाहता हूँ, तो आयोडीन हटेगा, OH नेगेटिव आयन जुड़ेगा। तो SN1 में क्या होता है भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर H, यहाँ Cl, यहाँ Br, ठीक है। अब यहाँ पर OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर वो पहले पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव बनने के बाद OH नेगेटिव आयन इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये ट्राइएंगुलर बन जाएगा कुछ ही देर में। बट ऐसा होता नहीं है, ये नहीं है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पहले ये पॉजिटिव बनेगा और कुछ देर के लिए पॉजिटिव खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा आराम से, नहीं। उसी टाइम साइमल्टेनियसली जब ये पॉजिटिव बन रहा होता है, तो साइमल्टेनियसली OH का अटैक भी हो जाता है साइमल्टेनियसली, यानी SN2 मैकेनिज्म भी साइमल्टेनियसली हो सकता है, याद रख लेना। बट उसकी संभावनाएं कम होती हैं। तो ये नहीं है कि भी सिर्फ एक ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा, रेसमिक प्रोसेस प्रोडक्ट भी मिलेगा। रेसमिक कब मिलता है, जब SN1 होता है ना, प्योर SN1 में रेसमिक मिलता है। और जब SN2 भी साथ में होता है तो क्या होता है, वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड बनाता है, पार्शियल बनता है। तो यहाँ पर पार्शियल बनता है, ये चीज याद रखना कि ये OH साइमल्टेनियसली इधर से अटैक भी कर सकता है, इधर से ये क्लोरीन जा रहा है क्योंकि इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ रहा है, तो OH वहां से अटैक भी कर सकता है। और जनरली ये देखा गया कि SN1 के अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो डोमिनेंट रहता है, जबकि होना चाहिए कौन सा, रेसमिक होना चाहिए। तो इन्वर्टेड भी बनता है और रेसमिक भी बनता है, दोनों बनते हैं। ये सिर्फ संभावना होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अजय बेटा आप लीव कर सकते हैं, स्कूल जाना है। क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, उसका वो बता देना रीजन क्या है सर। सर कोई बात नहीं बेटा, भेज देना मेरे को। सर हाँ बेटा। सर ये सेटजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, ये बता दो। सेजफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट, सेजफ का उल्टा होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। सेजफ प्रोडक्ट क्या होता है, सेजफ की रिएक्शन याद है? पहले मेरे को रिएक्शन बताओ सेजफ की क्या है। सर अल्कीन बनती है ऐसे। लेकिन सेजफ प्रोडक्ट तो मेजर प्रोडक्ट मान लेते हैं ना हम लोग, मेजर प्रोडक्ट सेजफ प्रोडक्ट होगा और हॉफमैन वाला माइनर होगा। सेजफ की रिएक्शन बताओ पहले तो मेरे को, किसको याद है? सर किसी हेलो एल्केन को जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहलिक, डिहाइड्रोलाइजेशन एल्कीन बन जाता है। हेलो एल्केन को, यस सर। ठीक है, हेलो एल्कीन को, एल्कीन या एल्केन, सर एल्केन। एल्केन, हेलो एल्केन को। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मतलब डबल बॉन्ड बनता है, सीधी सी बात यही है। यस सर। यस सर। ठीक है, कि मान लो कि कार्बन है CH3 CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पर CH लगा देते हैं, CH2 की जगह पर CH3। यहाँ पर मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वेट, ये CH2 CH3 ऐसा कुछ है। यहाँ पर मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, प्लस में KOH, यस सर। तो क्या बनता है भाई, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो डबल बॉन्ड कौन सा बन सकता है, CH3 एक वाले में बनेगा ना अल्कोहलिक के, कार्बन H है और यहाँ पर डबल बॉन्ड एक H और उड़ जाएगा इसका, है ना, डबल बॉन्ड CH2 CH3। देखो जरा वैलेंसियां पूरी हो रही है, 2 और 2 4, नहीं इसका भी एक H सर वहां पे एक और अच्छा आएगा सर। अच्छा आएगा सर। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि इस तरफ डबल बॉन्ड बन सकता है दोनों में, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, इस तरफ बन सकता है ना। तो प्लस में दूसरा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यही होगा ना। अब जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला? वो पहला वाला, पहले वाला। पहला वाला, क्योंकि उसमें उसमें दोनों तरफ से वो इंडक्टिव माल पानी का लग रहा है। फर्स्ट वाला मेजर बनेगा। इसका मतलब जो क्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां से जाएगा ना, मतलब डबल बॉन्ड जिसके साथ जुड़ेगा। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट उल्टा होता है, उल्टा काम करता है हॉफमैन प्रोडक्ट, अपोजिट, यानी कि ये वाला मेजर बनेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 80% बनता है, ठीक है। और सर ये सेट्स ऑफ हमेशा मेजर होता है। नहीं 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 नहीं,
सेजफ हमेशा मेजर नहीं होगा। अब होफमैन में क्या होता है, अब जरा होफमैन प्रोडक्ट के बारे में देखिए कि अगर यहाँ पर क्लोरीन है ना, क्लोरीन की जगह होफमैन प्रोडक्ट के अंदर फ्लोरीन लगा होता है, फ्लोरीन ही होता है होफमैन। हाँ भाई, याद है किसी को होफमैन प्रोडक्ट होता क्या है, पहले तो ये बताओ। सर जो लेस जितने स्टेबल होता है। जितने क्वेश्चन किए उससे ये समझ आया कि माइनर प्रोडक्ट ही हॉफमैन प्रोडक्ट बना देता है। सर जब बल्कि हाँ, बेस बस यूज ये करते कह हैं सकते हैं कि माइनर होफमैन बना देता है, माइनर वाला जो है वो ज्यादा हो जाता है, मेजर वाला कम हो जाता है, तो वो होफमैन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन वो कैसे, होफमैन वर्क कैसे करता है, फ्लोरीन होता है होफमैन में, सर बल्कि बेस के साथ बनता है हॉफमैन मेजर। बल्कि बेस के साथ बनता है, सर फ्लोरीन के साथ भी बनता है। फ्लोरीन के साथ भी बनता है भाई, जो मुझे याद है वो फ्लोरीन के साथ भी बनता है, उसके अंदर फ्लोरीन होता है। देखो क्या होता है यहाँ पर KOH है, ठीक है, अब क्लोरीन यहां से उड़ेगा, ठीक है, और H यहां से उड़ेगा, HCl गायब हो गया, तो सबसे पहले क्या बनता है, क्लोरीन अगर नेगेटिव जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर उसकी जगह पर फ्लोरीन हो, यानी इसका रिवर्स हम वो कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज्म रिवर्स हो जाएगा कि जिस कार्बन के पास में ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास से H पॉजिटिव आयन जाता है। लेकिन फ्लोरीन वाला मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, वो फ्लोरीन वाला एग्जांपल था क्या, होफमैन एलिमिनेशन में था क्या वो, या होफमैन प्रोडक्ट में था वो, रुको भाई बना के देखते हैं। जिसमें फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों वैसा कंपाउंड। नहीं नहीं नहीं, उसमें सिर्फ फ्लोरीन ही होता है बेटा, और फ्लोरीन होने की वजह से CH और CH2 और ये CH3, ठीक है। अब ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको वो एसिडिक बना देगा, और ये वाले हाइड्रोजन को भी एक को एसिडिक बना देगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इस हाइड्रोजन को CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर। इसको कोई डोनेट नहीं कर रहा, ये वाला ज्यादा एसिडिक है, ये H पॉजिटिव आयन के जाने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां से फ्लोरीन नेगेटिव जब जाएगा तो इधर से ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। यस यस समझ मतलब में आया? इसमें हॉफमैन मेजर होगा। तो इसके अंदर, हाँ, अब इसके अंदर क्या होगा, यानी आपके पास में यहाँ CH3 था भाई, एक H और है, ठीक है, एक H और है, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3, यानी ये वाला मेजर बन गया, ये वाला मेजर बन गया, पहले ये वाला माइनर बन रहा था, अब ये वाला मेजर बन गया। ये होता है होफमैन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट। समझ में आ गया होफमैन प्रोडक्ट। और इसी से रिलेटेड एक इसका क्वेश्चन रीजन क्या होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये फ्लोरीन के केस में ऐसा ज्यादा होता है, बाकी केसेस में नहीं होता, बाकी केसेस में वही दूसरे वाला ही जाएगा। फ्लोरीन के केस में एसिडिक हाइड्रोजन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा एसिडिक बना देता है हाइड्रोजन को, इस वजह से उसके हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए होफमैन प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है। जबकि सेजफ प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन के पास में लेस हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लेके जाएगा, वो हाइड्रोजन हटेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी रिवर्स होता है, सिंपल वर्ड्स में कहें, जो सेजफ प्रोडक्ट होता है उसका रिवर्स होता है होफमैन प्रोडक्ट, और उसके बनने के चांसेस, जैसे आप क्या कह रहे थे, बल्कि बेस। यस सर बल्कि बेस। बल्कि बेस, अब बल्कि बेस अंदर वाले हाइड्रोजन को नहीं लेके जा सकता, वो बाहर वाले हाइड्रोजन को लेके जाता है, ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है उसका, कि वो बाहर वाला हाइड्रोजन जाएगा तो वहां डबल बॉन्ड अपने आप बनेगा। क्लियर है। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन, तो इसमें बताना था मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 पर ब्रोमो है और 2 पे पर फ्लोरीन। 2 पर फ्लोरीन लगा देते हैं, 3 पर ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH2, और यहाँ पर क्या लगेगा, 2 4 CH ना, ये CH3S लग गया, ठीक है। अब इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनाना है, इसको KOH के साथ रिएक्शन करवानी है, सर बेस के साथ। कोई भी लगा लो, KOH के साथ KOH। रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है,
अब दोनों फ्लोरीन का ये वाला एसिड यानी कि ये इसकी एसिडिटी ज्यादा है, यहाँ पर ये एसिडिक प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल CBr, ठीक है। अगर ये एक्सेस में नहीं है तो फिर यही प्रोडक्ट होना चाहिए। सर वो ब्रोमीन नहीं निकलेगा क्योंकि ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। हाँ ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन एसिडिक एसिडिक तो ये बन गया ना, H पॉजिटिव आयन, इसका H पॉजिटिव आयन ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है तो KOH यहाँ से H ले गया, यहाँ से H ले गया तो ये कार्बन नेगेटिव बन गया, ये कार्बन नेगेटिव बनेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड पेयर इधर देगा तो फ्लोरीन नेगेटिव को यहाँ से निकलना पड़ेगा। Yes, पहले ठीक केस है। में ये होगा, दोबारा से फिर से KOH अगर एक्सेस में डाल दिया तो फिर ब्रोमीन जाना चाहिए, दूसरे केस में फिर ब्रोमीन चला जाएगा, ब्रोमीन जाएगा तो अब बताओ ब्रोमीन जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होना चाहिए कि ये वाला, सर वो सर वो वाला साइड वाला दूसरा वाला मतलब ये वाला जो CH3 ये सॉरी सर, क्योंकि सर एक कार्बन पे मतलब वो नहीं रहता सर, है एक ना, और- मतलब दो बॉन्ड स्टेबल नहीं होता रेजोनेंस है। दिखाएंगे दो नहीं बार दोनों। डबल बॉन्ड जो है वो स्टेरिकली हिंड्रेंस होती है तो इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो यानी यही वाला नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो पहले केस में तो यही होना चाहिए भाई एट लिस्ट। अगर आपको अब इसका आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर कि ब्रोमीन वाला निकालेगा फ्लोरीन वाला निकालेगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है सर उन्होंने ब्रोमीन वाला निकाला है। ब्रोमीन वाला निकाल रखा है, रिवर्स कर रखा है ना। अब देखो इस केस में क्या होता है कि हमारे हिसाब से हम दोनों तरह के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होता है कि भाई फ्लोरीन वाला पहले निकलना चाहिए क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ज्यादा एसिडिक वर्क करेगा ये, तो यहाँ होफमैन प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट होफमैन के साथ साथ सेजेफ प्रोडक्ट भी बन सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सिमिलर है। तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर जो पहले आता है ना बेटा, अब ये चीज याद रखने लायक होती है कि अगर दोनों चीजें आ जाएं तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर जो पहले आएगा आपको वही उड़ाना होगा। यानी सिंपल सी बात है, CH इसके साथ में डबल बॉन्ड CH और CH3 बनेगा। क्लियर है? यानी पहले ये बनेगा। अब ये ऑल डिपेंड किसके ऊपर करता है भाई, ठीक है। तो ये मेजर पहले ये बन रहा है और वो माइनर बन रहा है, ये ऑल डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल डाटा पर। हमारे गेस जो हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस ही करने पड़ते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें एक रूल आ गया और सिर्फ उस रूल के ऊपर हम एक जगह पर एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज सही हो सकती है, और वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल। ऑर्गेनिक में ये भी एक वन ऑफ द प्रॉब्लम होती है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ होता है और आपका माइंड कुछ कहता है। तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हो ना, बहुत सारी चीजें तो याद हो जाती हैं। अगर KOH और ये आता है तो पहले सेजेफ लगाना है, होफमैन नहीं लगाना। अब ये सारा डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी और का कोई और डाउट है तो बताइए।